फिल्म की शुरुआत होती है सैम नाम की एक लड़की को दिखाने से, जो थोड़ी सी सेहतमंद थी और इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठी हुई। तभी वो कार्ड लेकर उस पर लिखा गया नंबर डायल करती है। अब ये कॉल जहाँ जानी थी वहाँ जाने की बजाय एक लड़की के पास चली जाती है जिसका नाम एमिली था। पर इससे पहले कि वो फोन उठाती, सैम कुछ सोचकर कॉल काट देती है। पर यहाँ सैम को ये बात पता नहीं चल पाती कि उसने नंबर कहीं और मिला दिया था। अब यहाँ हमें सैम के बारे में बताया गया, वो एक गैस स्टेशन पर काम करती है, पर बेचारी पूरी तरह अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी है। उसकी जिंदगी में न वैसे कोई है यानी फैमिली और न ही उसका कोई दोस्त है, जिस वजह से वो ऐसी जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं। यहाँ तक कि उसका बॉस और बाकी सब भी उसे काफी परेशान करते हैं, अक्सर उसका मजाक बनाया करते हैं, उसे ताने देते हैं, डांस करवाते हैं, जिस वजह से सैम बेचारी अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार चुकी है। मजबूरी में वो अपनी जिंदगी जी तो रही है लेकिन बहुत ही बोरिंग और उदास। आज भी जब वो काम पर आई तो उसका बॉस पहले तो उसे काफी बातें सुनाता है और फिर सारे काम उसी से करने को कहता है। यहाँ तक कि जो काम उसने खुद बिगाड़े और बाकी वर्कर्स काम ठीक नहीं कर रहे थे, वो काम भी बॉस सैम से ही ठीक करवाता है। इतना कुछ करने के बाद भी वो उसे निकम्मी कहकर वहाँ से चला गया। अब हम उसी लड़की एमिली को देखते हैं जिसके पास गलती से सैम की कॉल चली गई थी, क्योंकि वो कार्ड वाले नंबर पर बात करना चाह रही थी और कॉल यहाँ हो गई। वो लड़की काफी परेशान बैठी हुई थी क्योंकि उसकी पुरानी दोस्त ने उसे यहाँ बांध के रखा हुआ था। उसके दोस्त ने एमिली को बेहोश किया था और अब जब उसे होश आई तो वो ये देखकर काफी डर गई कि मेरा दोस्त मुझे अगवा करना चाह रहा है। उसका दोस्त ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि दिमागी तौर पर वो ठीक नहीं था, बार बार एमिली को नशा देकर वो बेहोश रख रहा था। अब क्योंकि एमिली को होश आ गई थी इसीलिए वो उसे दोबारा नशा देने जैसे उसके पास आया कि तभी एमिली नशे को उसके मुंह पर ही थूक देती है, जिससे उसके दोस्त को गुस्सा आ गया और वो उसे जोरदार पड़ मार देता है, जिससे एमिली की ऐनक दूर जाके गिरती है। और क्योंकि उस बेचारी की नजर काफी कमजोर थी तो ऐनक के बगैर वो तकरीबन अंधी ही थी, देख नहीं सकती थी। यहाँ तक कि पास आने पर उसे ये तक पता नहीं चल सकता था कि मेरे सामने कौन है। उसके दोस्त ने एमिली के हाथ पांव बांधे हुए थे जिनसे वो आजाद होने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर उसका दोस्त कहता है कि ऐसा करने की कोशिश ना करो, क्योंकि एक तो वैसे भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, ऊपर से अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, वो भी बड़ी बेरहमी से काट कर टुकड़े टुकड़े करके, जैसे किसी जानवर के साथ किया जाता है। क्योंकि मैं शिकारियों की फैमिली से हूँ तो बुच्चर यानी कसाईयों वाले ये चीर फाड़ करने के काम मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। अब ये सुनकर एमिली और डर गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो अपना दिमाग लगाती है। वो उसी बातों में उलझाकर फ्लैश लाइट उसकी आंखों में मारकर उसका ध्यान भटकाती है। इस दौरान उसने अपने हाथ पांव भी खोल लिए थे। वो अपने दोस्त पर हमला करती है और यहाँ से भागने ही लगी थी कि उसका दोस्त दोबारा से उसे पकड़ लेता है। तो अब उससे बचने के लिए वो पास पड़ी बोतल उठाती है और अपने दोस्त पर हमला करके उसे काफी बुरा मारती है, जिससे वो मरता तो नहीं लेकिन काफी जख्मी हो गया था। तब मौका देखकर एमिली यहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात की उसने अपनी ऐनक अभी तक नहीं ली थी, क्योंकि ऐनक से ज्यादा उसे अपनी जान की परवाह थी। और एक वजह ये भी थी कि वो किसी तरह ऐनक के बगैर भी मैनेज कर लिया करती थी। उधर सैम जब अपने काम पर थी तो तभी यहाँ एक काफी घमंडी और बदतमीज औरत आती है। अब यहाँ उसने खुद गलती की थी, गाड़ी में गैस हद से ज्यादा ही भर ली थी, जिस वजह से गाड़ी में मसला हो गया था। पर इस बात के लिए वो सैम को भी कसूरवार कहती है, उसकी काफी बेइज्जती करती है और अपनी गलती होने के बावजूद भी उन्हें धमकाने लगती है कि मैं तुम्हारा गैस स्टेशन बंद करवा दूंगी। इससे भी उसका दिल नहीं भरता तो अपने सारे पैसे वापस ले लेती है और कुछ कैंडीज टॉफीज भी लेकर सैम की और बेइज्जती करती है। और वो बेचारी हमेशा की तरह कुछ नहीं कर पाती। अब एमिली घर से निकलकर कुछ दूर आ गई थी। फोन उसके पास ही था लेकिन उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर जैसे तैसे वो हेल्पलाइन पर मदद के लिए कॉल मिला देती है। खुशकिस्मती से उसकी कॉल लग गई, पर यहाँ एक मसला था, उसे अपनी लोकेशन पता नहीं थी कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। साथ ही उसने मोबाइल की लोकेशन भी बंद की हुई थी, जिसे अब वो नहीं खोल सकती थी। और ये सारी बातें वो हेल्पलाइन की ऑपरेटर को भी बता देती है, जिस पर ऑपरेटर कहती है कि हमें 1 घंटा चाहिए आपकी मदद करने के लिए, ताकि सबसे पहले हम आपकी लोकेशन को ट्रेस करें, यानी खुद पता लगवाएं कि आप इस वक्त कहाँ हैं, जिसके बाद हम मदद भेज देंगे। पर ये सुनकर एमिली काफी परेशान हो गई, क्योंकि 1 घंटा तो बहुत ज्यादा है, इस टाइम में कुछ भी हो सकता है। वजह ये है कि उसके दोस्त को होश आ गई होगी और वो कभी भी उस पर हमला करने के लिए आता होगा। उसे कुछ समझ नहीं आती, इसीलिए वो दोबारा अपना मोबाइल लेती है। वो डायल नंबर्स देखती है और उसमें से आखिरी नंबर पर वो जैसे तैसे कॉल कर देती है, जो नंबर और किसी का नहीं बल्कि सैम का था। वो जैसे ही फोन उठाती है, एमिली उसे अपनी सारी सूरत हाल के बारे में बताते हुए काफी मदद मांगने लगती है। अब ये सुनकर सैम को लगता है कि कोई फ्रॉड कॉल है जो मुझे फंसाना चाहते हैं, इसीलिए वो फोन काटने लगती है। जिस पर एमिली उसे सारी बात डिटेल में बताती है कि मेरा पुराना दोस्त जिसके साथ अब मेरी दुश्मनी बन चुकी है, वो मेरी जान लेना चाहता है, जो अभी भी मुझसे कुछ ही दूरी के फासले पर है। मैं उससे भागकर कुछ दूर आ तो गई हूँ, लेकिन अपनी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकती। हेल्पलाइन पे मेरी बात हुई है, वहाँ से मदद आने में काफी टाइम है। मुझे डर है कि
कि इस दौरान कुछ हो ना जाए, तो आप कर दीजिए मेरी मदद प्लीज। ये सुनकर सैम उसकी मदद करने से मना कर देती है कि आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरे बस में नहीं है। तुम किसी और को कॉल कर दो या फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए किसी और को कॉल कर दूंगी। जिस पर रोते हुए एमिली उसे कहती है कि प्लीज तुम मेरी मदद कर दो क्योंकि मैं देख नहीं सकती, मुझे ऐनक लगी हुई है जो मेरे पास नहीं है, मुझे अभी की अभी मदद की सख्त जरूरत है क्योंकि पता नहीं कैसे तुम्हें नंबर डायल हो गया। मैं तो ये भी नहीं जानती कि अगला नंबर मिला भी पाऊंगी या नहीं। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस मुझे वीडियो कॉल करो और रास्ता बताकर समझा दो कि आगे कहाँ कहाँ जाना है। जिसके लिए आखिरकार सैम मान जाती है। ये वीडियो कॉल पर आती है और सैम एमिली को रास्ता बताना शुरू कर देती है, जिसके हिसाब से बचते बचाते एमिली आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर चलने पर सैम को एक रास्ता नजर आया और तब वो एमिली को उस तरफ जाने का कहती है। थोड़ी दूर आने पर जब एमिली को तसल्ली हुई कि अब मैं थोड़ी बहुत खतरे से बाहर हूँ, तो वो एक जगह रुककर सैम को अपने बारे में बताने लगती है। कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन बचपन से ही मेरी नजर कमजोर है, जिस वजह से मुझे हर कोई बुली करता था। मेरी इस कमी की वजह से हर कोई मुझ पर हंसता था, उल्टी सीधी बातें बनाता था, जिस वजह से मैं तंग आ गई थी और तभी से मैंने फैसला किया था कि मैं ऐनक नहीं लगाया करूंगी ताकि इस तरह की चीजों का आसानी से मुकाबला कर सकूं। यही वजह है कि मुझे इस तरह ऐनक के बगैर भी रहने की आदत है क्योंकि मैंने काफी प्रैक्टिस की हुई थी। यहाँ सैम भी उसे अपने बारे में बताती है कि तुम्हारी ही तरह मेरा भी यही हाल है, बचपन से लेकर ये उम्र हो गई है पर लोग मुझे तंग करने से अभी तक बाज नहीं आते। यानी कि उन दोनों की जिंदगी काफी हद तक एक जैसी थी। खैर अब एमिली उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगी जहाँ पर सैम ने देखा कि वहाँ आगे कोई रास्ता नहीं है बल्कि वहाँ तो बड़ा सा कटा हुआ पेड़ पड़ा हुआ है। जो बात वो एमिली को भी बताती है और उसे फिलहाल वहीं पर बैठने का कह देती है। जिसके बाद सैम इंटरनेट पर वीडियो देखकर एमिली को बताती है कि कैसे कैसे उसने अपने हाथ खोलने हैं। जिसके बाद ये दोनों फैसला करती है कि अब हम पास कोई झील या रिवर दरिया ढूंढेंगे क्योंकि जरूर वहाँ कोई ना कोई होगा जिससे मदद ले सकेंगे। सैम उसे कहती है कि तुम महसूस करो जहाँ से चिड़िया की आवाज आ रही है उसी तरफ जाओ। जिस पर एमिली ऐसे करती है। वो आगे बढ़ने लगी जहाँ पर सैम उसे रास्ता समझाने लगती है कि उस तरफ जाओ और कहाँ कहाँ जाना है। पर अब जब एमिली आगे बढ़ रही थी तो उसे उसका दोस्त देख लेता है जिसे अब होश आ गई थी और उसकी जख्मों पर पट्टी बंधी हुई थी। अभी क्योंकि उसके पास कोई हथियार वगैरह नहीं था इसीलिए वो वापस अपने केबिन के लिए चला जाता है ताकि एमिली को पकड़ने के लिए वहाँ से कोई हथियार वगैरह ला सके। जिसके बाद वो दोनों फिर से बातें करने लगे। यहाँ एमिली बताती है कि मेरी मॉम नर्स थी, इसी वजह से मैं डॉक्टर बनी ताकि मैं और वो मिलकर काम करेंगी और हमेशा एक साथ रहा करेंगी, टाइम गुजारा करेंगी। अब डॉक्टर बनकर मैं अपनी मॉम का अच्छे से ध्यान रखने के लिए मेहनत तो बहुत करती हूँ पर उन्हें टाइम नहीं दे पाती क्योंकि जाहिर है मेरी रूटीन बहुत मसरूफ है। मेरी मॉम कह रही है कि उनको दादी के घर जाना है, वो चाहती है कि मैं भी उनके साथ जाऊँ क्योंकि पहले मैं मसरूफियत की वजह से जा नहीं पाई और अब यहाँ फंस गई हूँ। पता नहीं आगे क्या होगा, मुझे तो इस बात का भी अंदाजा नहीं। जो सुनकर सैम उसे दिलासा देती है क्योंकि उसकी मॉम का सुनकर वो काफी जज्बाती हो गई थी। उसे अपनी मॉम की याद आने लगी। वो कहती है कि मैं अभी एक गैस स्टेशन पर काम कर रही हूँ, अपनी माँ के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, उनके लिए मैंने पढ़ाई तक छोड़ दी क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं थी और वो काफी बूढ़ी भी हो गई थी। तो मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ कितनी जरूरी होती है। जो कहकर वो भी काफी जज्बाती हो गई। तो इस बार उसे एमिली संभालती है। अब सैम ने अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाया हुआ था लेकिन जैसे वो उठने लगी उसकी पिन टूटकर फोन के अंदर ही फंसी रह गई, जिसे निकालने की वो बहुत कोशिश तो करती है पर नाकाम रहती है। और तो और ऐसा करते हुए उसे खुद भी काफी चोट लग गई थी। जबकि एमिली जैसे ही आगे बढ़ने लगी उसका पैर फिसला और वो एक गड्ढे में जाके गिर जाती है। अब तभी एमिली को ढूंढते हुए यहाँ उसका दोस्त भी आ गया, जिसकी गाड़ी देखकर सैम उसे इस बारे में बताती है। पर थोड़ी ही देर में गाड़ी इधर ही खड़ी करके उसका दोस्त यहाँ से चला गया। ये देखकर एमिली कहती है कि मुझे एक आइडिया आया, मैं उसकी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाती हूँ। जिस पर सैम उसे मना करती है कि नहीं ये रिस्की हो सकता है, ना करना ऐसा। पर एमिली उसकी बात नहीं मानती और जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। उसने गाड़ी स्टार्ट की ही थी कि तभी यहाँ उसका दोस्त वापस आ जाता है, जिसे देखकर एमिली बिना सोचे उसे गाड़ी से मारकर हिट करती है, जिससे वो जख्मी हो गया और नीचे गिर जाता है। पर इससे एक नुकसान हो गया था और वो ये कि अब उसकी गाड़ी भी इससे ठुक गई थी और क्योंकि अब खराब थी तो एमिली को आगे पैदल ऐसे जाना था। इससे पहले वो आगे बढ़ती सैम उसे कहती है कि अपने दोस्त को चेक करो, देखो कहीं वो मर तो नहीं गया। एमिली के चेक करने पर उसे पता चला कि वो बस बेहोश ही हुआ है। पर उसकी शक्ल देखकर एमिली को गुस्सा आ गया और वो वहाँ पड़े कांच के टुकड़े को उठाकर अपने दोस्त पर वार करके उसे खत्म करने का सोचती है। उसने भी हाथ ऊपर ही किया था वार करने के लिए कि तभी सैम उसे ऐसा करने से रोक देती है, ये कहते हुए कि रुक जाओ, मत करो ऐसा, तुम ऐसी नहीं बहुत अच्छी हो, किसी की जान नहीं ले सकती। जिस पर एमिली कहती है कि हाँ जानती हूँ, किसी की जान लेने वाला अच्छा नहीं होता, पर यकीन करो इसने मेरी जिंदगी अजाब बना दी है और अब मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर रुक रही हूँ। इतना कहकर उसने अपना इरादा बदल लिया और कांच के टुकड़े को वो अपनी जेब में रख लेती है। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगी। जहाँ तभी सैम उसे बताती
जाती है कि ओ शिट, ये क्या हो गया, मेरी बैटरी लो हो गई है। जो कहकर वो मोबाइल में फंसी हुई पिन निकालने की कोई चीज ढूंढने लगी। एहतियातन दूसरे फोन को भी ढूंढती है। कार्ड पर उसने नंबर भी नोट कर लिया ताकि जल्द से जल्द एमिली की मदद हो सके। जिस बीच तभी सैम का फोन बंद हो जाता है, जिससे एमिली काफी घबरा गई क्योंकि ये उसके लिए अच्छी चीज नहीं थी। उसे डर लग रहा था। फिर तभी गैस स्टेशन पर दोबारा वही बदतमीज औरत आ गई क्योंकि वो गलती से अपना कार्ड यहीं भूल गई थी। वो आते फिर से सैम को बातें सुनाने लगती है, पर यहाँ सैम उससे मदद मांगने लगी कि प्लीज अपना फोन दे दीजिए। एक लड़की एमिली मुसीबत में है, उसे मदद चाहिए जिसकी मैंने मदद करनी है, तो प्लीज दे दीजिए ना। पर वो औरत जो बहुत घमंडी थी साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसे एमिली की मुसीबत में होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर सैम को समझ आ गई थी कि ये इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है, इसलिए सैम उसका फोन छीनकर काउंटर रूम में भाग जाती है और अंदर से उसने दरवाजा भी बंद कर लिया था। ये देखकर उस औरत को बहुत गुस्सा आया। वो सैम को काफी बुरा भला कहती है, यहाँ तक कि गालियाँ भी देती है, गन से मारने की धमकी देने लगी। लेकिन सैम पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि वो तो बस एमिली की मदद करना चाहती थी। और अब जैसे उसने एमिली को फोन करने के लिए मोबाइल निकाला, उसे याद आया कि वो कार्ड जिस पर मैंने नंबर लिखा था वो तो बाहर ही रह गया है। इसलिए वो आराम से बाहर जाती है, अपने फोन से औरत को पागल बनाकर उसका ध्यान भटकाती है और फिर बड़ी आसानी से वापस काउंटर रूम में आ जाती है। अब ये देखकर औरत का गुस्सा और बढ़ गया और वो उसे कुछ बातें और सुनाकर वहाँ से बाहर चली जाती है अपने हस्बैंड के पास। उधर एमिली जैसी तैसे एक चट्टान के ऊपर आ गई थी जिसके नीचे रिवर था और उसे ढूंढते हुए यहाँ उसका दोस्त भी आ जाता है जो उसे बुरा भला कहने लगता है। एमिली की मॉम का नाम लेकर बुरा भला कहकर उसे चिढ़ाने लगता है, जो सुनकर एमिली भड़क गई और वो उस पर अपनी भड़ास निकालती है, जिस वजह से उसके दोस्त को गुस्सा आ गया और वो उस पर हमला करने आगे बढ़ा। पर ये देखकर एमिली पीछे हट गई, उसका पैर फिसल गया और वो नीचे रिवर में जाके गिरती है। पर यहाँ एक चीज अच्छी हो गई थी कि वो रिवर में जा गिरी क्योंकि ऐसे अपने दोस्त से जान उसकी छूट चुकी थी। वो पानी में तैरकर काफी दूर आ गई और फिर किनारे पर आ जाती है। बाहर निकलकर वो वहीं लेट गई क्योंकि काफी जख्मी होने की वजह से थक गई थी। तभी यहाँ उसके पास सैम की कॉल आ गई जिसे एमिली कहती है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी, मैं हिम्मत हार चुकी हूँ और मैंने अपनी मौत को भी कबूल कर लिया है। सारा कसूर मेरी बुरी किस्मत का है। तुम अपनी जगह ठीक हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं क्योंकि तुमने मेरी मदद करने के लिए काफी कुछ कर दिया है। अब उसकी मायूसी वाली ये बातें सुनकर सैम को काफी बुरा लगा और वो उसकी टूटती हुई हिम्मत को जोड़ने में लगी रहती है। पर अब एमिली पूरी तरह हार चुकी थी। एमिली फिर सैम को कहती है कि अच्छा मेरी एक नंबर पर बात करवा दो, जिस पर सैम ने ऐसे ही किया। वो नंबर डायल करती है जो असल में एमिली की मॉम का था। एमिली रोते हुए कहती है कि मॉम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये कॉल मैंने माफी मांगने के लिए ही की है। हर गलती की माफी, आपसे बुरा बर्ताव करने की और दूर रहने की माफी, जो सब मैंने अपने दोस्त की वजह से किया जो आज मेरी जान का दुश्मन बन चुका है और आज तक जितनी भी बातों से मैंने आपका दिल दुखाया, प्लीज माफ कर दो। जिसके बाद कॉल कट हो गई और अब सैम उसे कहती है कि हिम्मत करो लड़की, तुम्हें कैसे भी करके उठना है, आज अपनी जान बचानी है। जो कहकर सैम उसे अपनी कहानी बताने लगी कि जब मेरी मॉम बीमार थी तो मैं उनका ख्याल रखते रखते तंग आ गई थी। फिर एक दिन शराब पीने के लिए मैं बाहर गई, जब वापस आई तो मेरी मॉम मर चुकी थी। मैं उनकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानती थी कि मेरी लापरवाही की वजह से वो मारी गई, जिसका पछतावा मुझे आज तक है। तो इसलिए आज तुम्हें बचाने का मौका मैं नहीं छोड़ सकती, तुम्हें बचाकर ही रहूंगी क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से भी कल को मुझे पछताना पड़े। उसकी ये बातें सुनकर एमिली में हिम्मत आई। इसी तरह वो दोबारा उठी और एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। उसे एक शेड दिखाई दिया। अब तब तक यहाँ उसका दोस्त भी आ गया था, जिससे बचने के लिए वो शेड के अंदर चली गई और मदद का सामान ढूंढने लगती है। पर यहाँ केमिकल्स के अलावा और कुछ नहीं था। उधर सैम के लिए मुश्किलात बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि एक तरफ उसे एमिली की मदद करने के लिए गाइड करना था कि उसे कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, तो यही दूसरी तरफ वो घमंडी औरत अपने हस्बैंड के साथ आ चुकी थी। और बड़ी बात ये कि दोनों के पास ही गर्ल्स थी, जिन्हें देखकर अब सैम भी अपने लिए डरने लगती है। वो दोनों मेन दरवाजा तोड़कर अंदर आ गई और अब सैम के पास आकर काउंटर रूम का दरवाजा खोलने के लिए कहती है। इतनी ही देर में यहाँ उसका बॉस भी आ गया, जो भी सैम को काउंटर रूम का दरवाजा खोलने का कह रहा था और अगर उसने ऐसा ना किया तो वो उसे नौकरी से निकाल देगा। पर इन सारी मुश्किलात में भी सैम एमिली को अकेला नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि अगर उसने दरवाजा खोलकर मोबाइल दे दिया तो वो एमिली की मदद नहीं कर पाएगी। इसलिए आज वो यहाँ किसी भी चीज की परवाह नहीं करती, यहाँ तक कि अपनी नौकरी को भी दाव पर लगा देती है। उसे एक प्लान आया। वो एमिली को कहती है कि यहाँ शोर है जिसकी आवाज तुम्हारे फोन के स्पीकर पर आ सकती है, जो शोर की आवाज सुनकर तुम्हारा दोस्त तुम्हें ढूंढते हुए वहाँ आ सकता है। फिर वो मैसेज टाइप करने लगती है कि जैसे तुम्हारा दोस्त बिल्कुल सामने टारगेट पर आया तुम उसे शूट करके मार देना और ऐसा तभी करना जब मैं तुम्हें मैसेज सेंड करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें मैसेज तभी भेजूंगी जब वो तुम्हारे बिल्कुल सामने हुआ। तो बेल सुनते ही उसे मार दे। इतने ही देर में यहाँ उसका दोस्त आ ही जाता है, जो एमिली को छुपा हुआ देखते ही उसे शूट कर देता है। पर असल में ये तो प्लान था, वो एमिली नहीं सिर्फ उसकी जैकेट थी। और अब जैसे वो टारगेट
विजिट पर आया। सैम उसे मैसेज भेज देती है। तब जल्दी से एमिली अपनी दोस्त पर केमिकल फेंक के उस पर हमला कर देती है, पर वो उसे ही अपने कंट्रोल में करके उसका गला दबाने लगा, जिससे वो मरने वाली हो गई थी। अब ये देखकर सैम काफी घबरा गई। वो चिल्लाने ही लगी थी कि तभी उसकी नजर एमिली की जेब में पड़े कांच के टुकड़े पर जाती है, और अब वो ये बात एमिली को चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, जो चीज किसी तरह उसने सुन भी ली थी। वो अब अपनी जेब से कांच का टुकड़ा निकाल कर अपने दोस्त पर हमला कर देती है, और अब जैसे उसकी दोस्त ने एमिली को छोड़ा, वो उसे जोरदार टांग मार देती है, जिससे वो नीचे गिर गया और ऐसे उसकी मौत हो जाती है। और अब तभी यहाँ एमिली को बचाने पुलिस की मदद भी आ गई थी, यानी कि उसने हेल्पलाइन पर जो कॉल की थी उसी की वजह से मदद आई थी। उधर सैम का काम भी क्योंकि हो गया था, इसीलिए वो काउंटर रूम का दरवाजा खोल देती है, जहाँ तभी पुलिस ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पर यहाँ वो आज सालों बाद बहुत खुश थी, क्योंकि एमिली की जान बचाकर उसे तसल्ली है और अब अपनी शर्मिंदगी से भी बाहर आ चुकी है। इसके बाद हम 1 महीने की बात का वक्त देखते हैं, जहाँ सैम को भी छोड़ दिया गया और वो इस वक्त एमिली से ही बात कर रही थी। इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो तकरीबन 1 महीने से आपस में बातें कर रही थी। एमिली यहाँ उसे अपने बारे में बताती है कि मैं ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ और अपनी माँ के साथ हूँ, और अब उनके कहने के मुताबिक दादी के घर जा रही हूँ। सैम भी उसे बताती है कि मेरी जिंदगी पहले से काफी सेट हो गई है, क्योंकि मैंने वो फजूल सी नौकरी छोड़ दी है और तुम्हारी बात मानकर अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी है, और अब मैं अपनी जिंदगी को नए सिरे से चलाकर बहुत बेहतर बना लूंगी। फिर अब सारी बातें होने के बाद एमिली उससे पूछती है, अच्छा सैम, उस दिन तुम किसे कॉल कर रही थी जो गलती से नंबर मुझे मिल गया? जिस पर सैम को खिलाते हुए कहती है कि किसी को भी नहीं, वो तो बस मैं पिज्जा मंगवाने के लिए पिज्जा शॉप पे कॉल कर रही थी। और अब जैसे उनकी कॉल बंद हुई, सैम वो कार्ड फेंक देती है, जिसकी वजह से गलती से उसका फोन लगा था, जिससे यहाँ हमें पता चला कि सैम ने एमिली से झूठ बोला। वो कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो अपनी जान लेने का फैसला कर चुकी थी, इसलिए उसने तो काउंसलर को कॉल की थी। और उसने ये बात एमिली से इसलिए छुपाई क्योंकि अब उसके जहन में इस तरह की कोई नेगेटिविटी, कोई बुराई नहीं थी, और वो नहीं चाहती थी कि मैं जब ये बात एमिली को बताऊं तो उसे बुरा लगे। अब यहाँ ये बात समझ आई कि वो रॉन्ग नंबर लगना इन दोनों की किस्मत बदल गया, क्योंकि एमिली को मुसीबत से निकालने में सैम ने मदद की, जबकि ऐसा करके वो खुद भी शर्मिंदगी से बाहर आ गई, और ऐसे इन दोनों की जिंदगियाँ पूरी तरह से बदल जाती हैं। एक इत्तेफाक की वजह से इन दोनों की जिंदगियाँ खुशहाल बन गई। आगे भी वो ऐसे ही एक दूसरे की मदद करती रहेंगी और बेहतर जिंदगी जीने के लिए। और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।